नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो हम लोग कर रहे थे 12वीं कक्षा की आरोह भाग 2 के क्वेश्चन आंसर काफ़ी सारे कर लिए हैं। तो आज भी जो इम्पोर्टेंट लगते हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सुनील दासगुप्ता किस कहानी का पात्र है? तो ये पात्रों से भी प्रश्न बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है इनको, ठीक है। तो सुनील दासगुप्ता किस कहानी का पात्र था? तो ये नमक कहानी का पात्र था, ठीक है। किस कहानी का? नमक कहानी का ये पात्र था। अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सा कथन रजिया सज्जाद जहीर के विषय में असंगत है? तो नमक कहानी है जो रजिया सज्जाद जहीर की है, ये तो आपको पता ही होगा। तो इनके विषय में जो असंगत बात है वो हमने पहचानी है। तो सबसे पहले इनका जन्म 15 फरवरी 1917 में हुआ था। बिल्कुल सही है जी, जन्म इनका 15 फरवरी 1917 में ही हुआ था। 1947 में ये अपनी जन्मभूमि अजमेर से लखनऊ आई, तो ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ से आपको पता चला कि इनका जो जन्म हुआ था अजमेर में हुआ था, ठीक है। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है। अगला जो हमारा ऑप्शन है, 1950 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई, ठीक है। और इससे आगे जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है सामाजिक यथार्थ और मानवीय गुणों का सहज सामंजस्य उनकी कहानियों की विशेषता है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है उनके बारे में। तो यहाँ पर जो असंगत है ऑप्शन नंबर 3 है। यहाँ पर 1950 की बजाय 1965 आएगा। तो ये चारों ही ऑप्शन उनके बारे में सत्य हो जाएंगे और चारों ही ऑप्शन आपने उनके बारे में याद रखने हैं कि 1965 में उनकी नियुक्ति सोवियत सूचना विभाग में हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा सही यहाँ पर सम्मिलित नहीं है ना, सुमेलित आना था, ठीक है। थोड़ी सी लिखने में गलती है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये जो फिल्मों के नाम हैं, ये फिल्मों के नाम हैं जो रचनाओं पर बनी हैं। तो इसका प्रश्न बन सकता है क्योंकि ये स्पेशल एनसीईआरटी में दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले है खामोश पानी, फिल्म का नाम है। किस आधार पे बनी है? झूठा सच उपन्यास, जो कि यशपाल का है। इसके ऊपर ये फिल्म बनी है खामोश पानी, ठीक है। अगली फिल्म गदर बनी है। आपको सभी को पता है कि गदर पिंजर उपन्यास जो कि अमृता प्रीतम जी का है, उनके ऊपर बनी है गदर फिल्म, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 1947 अर्थ, टोबा टेक सिंह कहानी मंटो, ठीक है। इसका क्या है? टोबा टेक सिंह की कहानी मंटो पर बनी है। अगला जो हमारा ऑप्शन है हिना, हिना जो फिल्म बनी है मलबे का मालिक कहानी मोहन राकेश की है, इस पर बनी है। तो ये तीनों बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, वो यहाँ पे राइट नहीं है। जो 1947 अर्थ है ना, ये तमस उपन्यास जो कि भीष्म साहनी का है उस पर बनी है। और जो टोबा टेक सिंह फिल्म बनी है, ठीक है, टोबा टेक सिंह जो मम्मो फिल्म बनी है, ध्यान रखना है मम्मो, अगर ये पूछ ली जाए ना, एक फिल्म का नाम है मम्मो, ये फिल्म बनी है टोबा टेक सिंह कहानी पर, ठीक है। और जो 1947 अर्थ है वो बनी है तमस उपन्यास पर जो कि भीष्म साहनी का है। तो यहाँ पर असंगत हमारा तीसरा ऑप्शन है। इसका सही आंसर 1947 अर्थ आपको मिल जाए तो वो तमस पर बनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, नेपाली तथा नेपाली कथा क्रांति नामक रिपोर्टाज। सबसे पहले आपको याद रखना है कि नेपाली कथा क्रांति एक रिपोर्टाज है, ठीक है। और ये किसका रिपोर्टाज है, यहाँ पर ये प्रश्न है। तो ये जो रिपोर्टाज है हमारा, ये है फणीश्वर नाथ रेणु का। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का ये रिपोर्टाज है, ध्यान देना है, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी में शेर के बच्चे का असल नाम क्या है? तो जो शेर का बच्चा था कहलाता था, वो अपने आप को बहुत बड़ा पहलवान मानता था और उसने लुट्टन के साथ युद्ध, मतलब कि अखाड़े में वो कुश्ती की थी, ये इसमें था। अगर आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता होगा। तो जो शेर का बच्चा था उसका उसका मतलब उसको कोई हरा नहीं सकता था, इसीलिए अपने आप को शेर का बच्चा कहने लग गया था। जो उसका असल नाम था वो क्या था? चांद सिंह था, ठीक है, चांद सिंह था। और अगर उसके गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो बादल सिंह था। जो काला खां है ये भी एक क्या था? पहलवान ही था। लुट्टन सिंह को आप लोग जानते ही हैं,
जो पहलवान की ढोलक कहानी का मेन पात्र था। ठीक है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि शेर के बच्चे का जो असल नाम था चांद सिंह था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उस समय लुट्टन कितने वर्ष का था जब उसके माता पिता का देहांत हो गया था? तो उस समय केवल 9 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? केवल 9 वर्ष का था जब उसके माता पिता का देहांत हो गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है, पहलवान की ढोलक कहानी में कौन से मेले का जिक्र हुआ है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ इस कहानी में श्याम नगर मेले का जिक्र हुआ है। कौन से नगर का? श्याम नगर मेले का जिक्र हुआ है। हमारा जो 8वां प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा किसके द्वारा रचित है? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो बाण भट्ट की आत्मकथा है वो, यहाँ पर कई बच्चे बाण भट्ट करने की गलती ना करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किनकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? तो आपको अच्छे से याद रखना है, आलोक पर्व पर मिला है। किस पर मिला है? आलोक पर्व पर उनको साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कार मिला है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन कौन से ग्रंथों का संपादन किया? तो कौन कौन से ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया था? संदेश रासक का किया, पृथ्वीराज रासो का किया, नाथ और सिद्धों की बानियों का भी किया था। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। मतलब कि उन्होंने संदेश रासक का किया, पृथ्वीराज रासो का किया, नाथ सिद्धों की बानियों का किया। ठीक है, क्या किया? संपादन किया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काले मेघा पानी दे की विदा क्या है? तो किसकी विदा क्या है? ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो इसकी विदा है, एक संस्मरण है ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कविता संग्रह धर्मवीर भारती का नहीं है? ये नहीं पे अच्छे से ध्यान देना है और नहीं पे। ठीक है, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, भूरी भूरी खाक, धूल, ठंडा, लोहा। तो आपको पहचान आ गई होगी कि जो भूरी भूरी खाक धूल है वो मुक्तिबोध जी का है। ठीक है, और यहाँ पर जो कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा, लोहा, ये सारे के सारे धर्मवीर भारती से रिलेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, धर्मयुग नामक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका, पहली बात आपने ध्यान रखनी है। यहाँ पर ये प्रश्न लेने का मेरा जो उद्देश्य था, आपको ये बताना कि धर्मयुग जो पत्रिका थी वो एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, धर्मयुग जो पत्रिका थी एक साप्ताहिक पत्रिका थी और इसके प्रकाशन से जुड़े लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती ही हैं। ठीक है, आपने याद रखना, धर्मवीर भारती ही हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धर्मवीर भारती के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऐसे प्रश्नों को ध्यान से करना है। सबसे पहला ऑप्शन है, गुनाहों का देवता उनका लोकप्रिय उपन्यास है। तो ये बिल्कुल सही है, गुनाहों का देवता उनका लोकप्रिय उपन्यास है। इनकी रचनाएं हर वर्ग के पाठकों के लिए है, ये भी बिल्कुल राइट है। इनकी जो रचनाएं हैं हर वर्ग के पाठकों के लिए है। अंधा युग उनका श्रेष्ठ निबंध है। तो अगला जो हमारा ऑप्शन है, गुनाहों का देवता एक सरस एवं भावपूर्ण प्रेम कथा है। नोट करना, ये एक प्रेम कथा है। ठीक है, मैं आपका बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद कर रही हूँ, फटाफट से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि आप कम समय में अच्छे से कई चीज़ों को देख लें। ठीक है, रिवीजन ऐसे ही हो जाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है, क्योंकि अंधा युग एक गीति नाटक है। ठीक है, जो अंधा युग है एक गीति नाटक है, वो एक निबंध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, दीर्घ तपा उपन्यास के लेखक। तो यहाँ पर दीर्घ तपा जो उपन्यास है उसके राइटर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर फणीश्वर जी हो जाएंगे। दीर्घ तपा उपन्यास, ध्यान रखना है, दीर्घ तपा उपन्यास के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। अगला जो हमारा प्रश्न है, मैलांचल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो प्रकाशन वर्ष याद रखना है, 1954 में, 1954 में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है जी, फणीश्वर नाथ रेणु की जन्मभूमि का संबंध किस राज्य से है? तो सभी बच्चों को पता होगा कि ये बिहार से संबंधित थे। कहाँ से? बिहार से ये संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है,
यह भारत पर इंडिया के शाह जाने की समस्या है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित हैं? तो ये किससे संबंधित है? हाँ जी, तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह भारत पर इंडिया के शाह जाने की समस्या है। उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? तो सबसे जो पहला ऑप्शन है हमारा, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। तो यह एक निबंध संग्रह है, ठीक है, द्विवेदी जी का ही है। द कास्ट्स इन इंडिया, ये आपको पता ही है कि अम्बेडकर जी की रचना है का ये संग्रह होगा, ठीक है। श्रुत अश्रुत पर्व यहाँ पे है, ये रेणु जी का काव्य संग्रह है। पहलवान की ढोलक, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा पहलवान की ढोलक कहानी से ये संबंधित है कि यह भारत पर इंडिया के शाह जाने की समस्या है। ये कथन, ये पंक्ति इससे रिलेट करती है, तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, द्विवेदी जी के बारे में कुछ कथन हैं, इनको आपको याद रखने हैं और असत्य आपने इसमें से ढूंढना है। जो सत्य है उनको याद रखना है कि कौन कौन से हैं और क्या क्या बातें हैं उनकी विशेषता के रूप में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, तो ये बिल्कुल सही है। उनके निबंध व्यक्तित्व, व्यंजन और आत्मपरक शैली से युक्त हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उनमें एक साथ कवि रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, याद रखनी है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन है, मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी कोई आस्था नहीं है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। उनकी अखंड आस्था है, मानव की जिजीविषा और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है। यहाँ पर आपने ये पॉइंट को नोट करना है इनकी विशेषताओं में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप कर लोगे उनकी अखंड आस्था है, तो ये चारों ही उनकी विशेषताएं हो जाएंगी, तो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम कोशिश करते हैं जितनी मेरे से हो सकी मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।